तवज्जुह की रिजा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह तवज्जुह की रिजा के खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर, मरीजों गमज़दों आफत नसीबों पर करम मौला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी क्लिनिक में मरहबा कहते हैं आपको। आज जो हमने टॉपिक आप लोगों के लिए चुना है वो ईद कुर्बान के सिलसिले के तहत हमने लिया है, क्योंकि रिसेंटली अभी ईद कुर्बान पाकिस्तान में और बैरून मुल्क में गुजरी है, तो उसके हवाले से जो कुर्बानी का गोश्त वगैरह जो इस्तेमाल किया जाता है और उसमें बाज़ औक़ात बदएहतियातियाँ इतनी ज़्यादा की जाती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ जो हैं उठानी पड़ती हैं। आज हम उसके तहत इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे। और गोश्त जो कि हमारे जिस्म के अंदर एक ताकत का एक बुनियादी उन्सर है जो हमें खाना भी चाहिए, लेकिन उसको किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। जब ये दिन शुरू होते हैं कुर्बान, ईद कुर्बान के, तो उसमें बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि बदएहतियातियाँ की जाती हैं। उसका इस्तेमाल जो है जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से बारहा बीमारियों में मुब्तला हो जाता है इंसान, मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ों में मुब्तला हो जाता है इंसान। तो उसमें क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए, किस तरह आपको उस गोश्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से उसको आपने इस्तेमाल करके अपने जिस्म के लिए फ़ायदेमंद बनाना चाहिए। ईद कुर्बान में जो कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, उमूमी तौर पे ये देखा जाता है कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं लोग, बहुत शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। करना भी चाहिए, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, एक हद होनी चाहिए कि आपके घरों के अंदर कमोबेश हर किस्म की ही डिशें जितनी भी बनाई जाती हैं उनमें गोश्त शामिल हो जाता है, जो कि बाज़ औक़ात बहुत सारी प्रॉब्लम जो इंशाअल्लाह आगे चल के हम डिस्कस करेंगे उसका मौजिब बनता है। तो गोश्त को आपने एक तो कितना इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और उसको सही तरीका जो है वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बताएंगे। और ख़ास तौर पे देखने में ये आता है कि इसके अंदर जो फ्रीज़ किया जाता है गोश्त को, जो स्टोर कर लिया जाता है, उसको फिर महीनों इस्तेमाल किया जाता है। उसके भी हम आपको बताएंगे कि क्या आफ्टर इफेक्ट्स या नुकसानात पेश आ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम उस पर भी तस्करा करेंगे। डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल ये करना चाहूँगा कि गोश्त हम अमूमी तौर पे आम दिनों में भी खाते हैं, तो बकर ईद के अंदर ही इन्हीं दिनों के अंदर गोश्त के नुकसानात कैसे हो सकते हैं? नहीं, इसमें सवाल तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने अर्ज़ की कि गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप गोश्त को इस्तेमाल ज़रूर करें, वो बेसिकली प्रोटीन का एक वाहिद ज़रिया है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमें एक अच्छी प्रोटीन हमारी बॉडी की, जो कि प्रोटीन हमारी जिस्म की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, गोश्त किसी भी सूरत में अगर आप वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत सारे मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो एक वाहिद ज़रिया है, लेकिन बात यह है कि किसी की भी ज़्यादती और किसी भी चीज़ की कमी दोनों सूरतों में नुकसानदेह साबित होती है। तो अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, एक मुनासिब मिकदार जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसका आप जिस्म आपका मुतहमिल हो सकता है, उसको हल कर सकता है, हजम कर सकता है, आप इस्तेमाल करेंगे तो आप उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं। लेकिन इसमें देखा यह जाता है कि बाज़ ऐसे जो मरीज़ होते हैं
जिनको बहुत सी तकलीफें होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें इनको मना किया जाता है कि गोश्त का इस्तेमाल या तो बिल्कुल मना कर दिया जाता है या उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उनको महदूद कर दिया जाता है कि आपने कम से कम इस्तेमाल करना। देखने में ही आता है कि वो भी जो है उसका बहुत आजादाना इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। एक चीज होती है ना, छोटे का गोश्त, बड़े का गोश्त, तो डॉक्टर साहब ने तो बड़े का गोश्त मना किया हुआ है, ये क्या चीज होती है? देखें, छोटे का गोश्त और बड़े का गोश्त में बेसिकली देखें, गोश्त तो 2-3 किस्म के होते हैं, 2 किस्म के होते हैं। एक रेड मीट कहलाता है, एक वाइट मीट। अगर हम टेक्निकली तौर पे बात करते हैं तो वाइट मीट के अंदर यानी सफेद गोश्त के अंदर अगर आप आते हैं तो चिकन और मछली वगैरह का गोश्त जो है वो शामिल हो जाता है, और रेड मीट के अंदर आपका जो है बड़े का जानवर का बछिए का गोश्त होता है वो, और बकरे का गोश्त वगैरह जो है वो शामिल हो जाता है। ज्यादातर जो बड़े का गोश्त होता है वो शुमार करते हैं बच्चे गोश्त को या गाय के गोश्त को, जो है ना उसको बड़े का गोश्त कहा जाता है, और जो बकरे का गोश्त होता है उसको छोटे का गोश्त कहा जाता है। गोश्त, प्रोटीन हर किस्म के गोश्त में मौजूद होता है, लेकिन इसके साथ साथ किसी चीज की मिकदार किसी गोश्त में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। अगर आप जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर फैट्स हैं, चिकनाहट है, चिकनाहट के ऊपर आप चले जाते हैं तो आपको बड़े के गोश्त के अंदर वो बहुत ज्यादा मिकदार में मिलती है एज कम्पेयर टू, अगर हम उसका तनासब करते हैं, तकाबुल करते हैं तो छोटे के गोश्त में हमें कम मिलती है। उसको अगर तकाबुल करते हैं तो हमें बकरी, इसमें चिकन यानी मुर्गी के गोश्त में कम मिलती है। उससे तकाबुल करते हैं तो आपको मछली के गोश्त में कम मिलती है। तो आप अगर फर्ज करें कोई खुदा ना खास्ता कार्डियक पेशेंट है या हाइपरटेंसिव पेशेंट है या कोई और एक मुजी मर्ज की बीमारी, जैसे मिसाल के तौर पे उसको गाउट की बीमारी जिसको आप कहते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन जिनको मौजूद है, जी बिल्कुल, उसमें प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि देखें, बात यह है कि जब आप गोश्त इस्तेमाल करते हैं तो गोश्त का इस्तेमाल, एक तो प्रॉब्लम ये आती है कि इसको सही तरीके से पकाया नहीं जाता है, इतनी उजलत के अंदर बनाते हैं। इस तरह ले लें कि वो मरीज जो इस वक्त हाजिर वक्त में अभी ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला है या किसी दिल के मर्ज के अंदर मुब्तला है या जिनको गाउट यानी जोड़ों के दर्द का भी अंदेशा मौजूद है और जिनके पित्ते के अंदर पथरी वगैरह अगर मौजूद है या जो डायग्नोज भी की हुई है, ऐसे लोगों को इस सीजन के अंदर गोश्त की क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए? देखें, इस जो ऑलरेडी किसी मर्ज में है, बिल्कुल इसमें बिल्कुल अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद ही उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि उसमें अगर क्योंकि आपकी कैफियत, आपके जो मालिज होंगे, डॉक्टर होंगे, उनको ज्यादा बेहतर होगी कि आप किस सूरत के अंदर गोश्त कितना इस्तेमाल कर सकते भी हैं या नहीं भी कर सकते। सही है। दोनों सूरतों के अंदर वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है। अगर आप उनके मशवरे से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा रहेगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप उनके मशवरे के बगैर अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि आपको नुकसान पैदा हो। तो डॉक्टर साहब, ये तो वो हो गए मरीज जिनको कोई बीमारियां मौजूद हैं, ये अगर खाते हैं गोश्त ज्यादती के अंदर तो इनके अंदर ये बीमारियां जो एग्रेवेट हो सकती हैं, यानी ब्लड प्रेशर है वो खराब हो जाएगा, दिल का अमराज, हार्ट अटैक की तरफ जा सकते हैं, पथरी वो खराब हो सकती है। तो अब वो जो हेल्दी हैं, जिनको भी बज़ाहिर कोई सिम्टम्स नहीं है, इनमें क्या क्या अलामतें जाहिर हो सकती है गोश्त की ज्यादती की वजह से? देखें, गोश्त जब ज्यादा खा लेता है इंसान, मतलब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बेसिक जो देखने में आती है ना, वो 2-3 चीजें आती हैं। एक तो ये है कि जब गोश्त इंसान खाता है तो सबसे पहला एलिमेंट आता है कि वो एक उमूमी तौर पर सही तरीके से पका हुआ नहीं होता, प्रॉपर कुक नहीं होता, प्रॉपर तरीके से बना हुआ नहीं होता, यानी कि आधा कच्चा आधा पक्का होता है। क्योंकि उजलत में तैयार करते हैं, वो शौक के अंदर जल्दी बना लेते हैं या बारबेक्यू टाइप बना के उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिर वो जब ज्यादा खाते हैं तो इसको मैदे का अपना एक सिस्टम है, हजम करने का एक सिस्टम है, तो आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो डाइजेशन यानी निज़ाम हजम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मैदे को बहुत एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है उसके अंदर, जिसकी हजम करने में भी प्रॉब्लम होती है। अब ऐसी सूरत के अंदर आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई मैदे में तकलीफ हो सकती है, एसिडिटी, तेजाबियत वगैरह भी, जलन वगैरह हो जाती है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि एसिडिटी भी आपको पैदा हो सकती है, यानी कि सीने में जलन वगैरह की शिकायत हो जाती है। बाज़ औक़ात तो उल्टियां की शिकायत भी हो सकती है। इस पे तो भी हम दोबारा आएंगे। ये इसकी फूड पॉइजनिंग भी होती है इन दिनों, वो एक्यूट भी होती है, क्रोनिक। तो अभी तो जैसे आप बयान फरमा रहे थे कि मैदे में भी तो हेल्दी खाना खाया ही है, जलन भी मचना शुरू हुई है,
फिर इसके बाद मजीद आगे अल्सर की तरफ लेके चल जाए। नहीं, ये तो फिर वही है ना कि आपने अभी उस वक्त खा लिया, वो तो एक बदहजमी की कैफियत हो गई आपको। जब बदहजमी की कैफियत होगी तो आपने उसका ट्रीटमेंट कर लिया, लेकिन आगे फर्दर गॉन आपने उसको स्टार्ट रखा, उसी तरीके से जारी रखा, तो मे भी पॉसिबल कि ये आगे बढ़ सकता है, जो आपके मैदे पे जख्म पैदा कर सकता है, जिसको आम जबान में अल्सर कहा जाता है, ठीक है ना, वो पैदा कर सकता है। तो उसमें एहतियात बहुत करनी चाहिए। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आप इस सिलसिले में हमसे कोई बात करना चाहें, कोई कॉल रिकॉर्ड कराना चाहें, तो हमारे नंबर जो है स्क्रीन पे मौजूद हैं। आप हमसे कोई सवाल करना चाहें तो आप सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह सचल हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका उसका जवाब दे सकें और आपको उसमें मुतमईन कर सकें। तो सलमान भाई, इसमें एक चीज जो देखने में आती है वो एक आती है कि इसमें एक जो शिकायत आती है वो आती है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज की शिकायत भी आदमी को हो जाती है कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती, निजाम हजम सही नहीं काम कर रहा होता है। चल लेते ना कि जैसे कि पहले तो बदहजमी की शिकायत होगी, तो क्या इस स्टेज के ऊपर बदहजमी तो जैसे 1 दिन होगी, 2 दिन होगी, फिर इसके बाद जलन वगैरह की शिकायत भी होगी। अब अल्सर तो 1-2 दिन में डेवलप होता नहीं, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आप बेएहतियाती करते रहेंगे तब जाके ये होना अल्सर। फिर उसके बाद कॉन्स्टिपेशन भी आता है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे हम खाना पीने की एहतियात कर लें, जैसे बदहजमी की सिम्टम्स अगर आना शुरू हो गए, अब डाइट का पैटर्न कैसा रखें ताकि ये अल्सर और कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स वगैरह से बचा जा सके? देखें, आपको अगर बदहजमी की शिकायत होती है तो लाजमी सी बात है, जब तक आप पॉजिटिव एजेंट यानी कि जिस वजह से आपको वो हो रही है उस चीज को हटाएंगे नहीं अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर से। जैसे आप फर्ज करें किसी को गोश्त से हो रही है या ज्यादा स्पाइसी मिर्चों वाली चीजें खाने से हो रही है, जो आजकल मतलब इस सीजन में ज्यादा ट्रेंड होता है स्पाइसी चीजें खाने का, तो उससे लोगों को होती है। अगर आप उससे बचेंगे तो आप काफी हद तक इससे महफूज हो सकते हैं। फिर दूसरा ये है कि अपनी गिजा के अंदर मिर्चों का इस्तेमाल जो है उसको बिल्कुल एतदाल के साथ करें, बिल्कुल कम से कम इस्तेमाल करें अगर आपको ये शिकायत होती है तो। और उसके बाद जो है आप उसमें जो चाय वगैरह का भी इस्तेमाल इसके साथ, अमूमन कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा हो जाता है इस सीजन के अंदर के आदमी उसके साथ उसको कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा होता है। इसमें एक चीज ये होती है कि जब आप कोल्ड ड्रिंक, एक तो आपने हैवी डाइट ले ली, आपने जो अनडाइजेस्टेड फूड जिसको हम गैर हजम शुदा चीज जो है पेट के अंदर चले जाती है, वो हजम करने में टाइम लग जाता है, बहुत वक्त लग जाता है। और आम कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है ना आपने ले ली तो वो आपकी निजाम हजम को अच्छा कर देगी, वो हाजमा अच्छा कर देगी, वो हजम सही कर देगी। तो इस सिलसिले में क्या पॉजिटिव, मैं बेसिकली आपसे ये सवाल पूछूंगा, इसमें कोई पॉजिटिव चीज हो सकती है कि वाकई ये वो कोल्ड ड्रिंक से ये फायदा हो सकता है कि उसका निजाम हजम बेहतर हो जाएगा? डॉक्टर साहब, आजकल तो चूरन भी बिकना शुरू हो जाता है, तो इसके हवाले से चूरन जैसे नॉर्मली जैसे लोग रिकमेंड करते हैं, लोग खाना तो खा लेते हैं हैवी डाइट, उसको हजम करने के लिए चूरन का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। चूरन वगैरह के थ्रू हाजिम करना कैसा? देखें, अगर बात यह है कि उसमें अगर कोई नेचुरल चीजें हैं वो इस्तेमाल, अगर नेचुरल चीजें हैं उसके अंदर, तो डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे निजाम हजम के लिए बहुत मुफीद होती हैं। अगर वो उसमें सही तादाद में मिलाई हुई हैं तो यकीनन फायदा भी देता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर नॉर्मल से हट के अगर अपने निजाम हाजिम को किसी और चीज के थ्रू हजम करने का आदी बनाया जाएगा तो ये आंतों का जो निजाम है, पेशेंट खुद बहुत कॉन्स्टिपेशन की तरफ जा रहा होगा, ये इसके ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएगा कि जैसे खाना खाएं तो ये सप्लीमेंट या चूरन वगैरह ले तो ही खाना हजम होगा? नहीं, ये इसके ऊपर नहीं आप डिपेंडेंट हो सकते, क्योंकि आप सारी लाइफ लॉन्ग तो इसको इस्तेमाल नहीं करते। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे हैं पेशेंट मैंने देखे हुए। नहीं तो फिर उसमें उनके फिर साइड इफेक्ट्स भी होंगे ना, फिर उनको उनका साइड इफेक्ट प्रोलॉन्ग, एक मशहूर साइड इफेक्ट है वो कॉन्स्टिपेशन वो लीड करता है पाइल्स को, तो उसकी मल्टीपल सर्जरी वगैरह की तरफ चले जाता है। नहीं देखें, अगर आप फर्ज करेंगे गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं या गोश्त के साथ आप चूरन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो जिम्मेदार हो गया। हाँ, स्पाइसी चीज वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो है इसमें ये एक होता है कि अगर आप साथ में कोई सैलड वगैरह यानी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह साथ में ले लें तो वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेंगी एज़ कम्पेयर टू अगर उसके हम चूरन को अगर साथ रखते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई खीरा है, ककड़ी है, चुकंदर है, शलजम है, उसको एज ए सलाद के तौर पे उसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा उसके अंदर, बजाय इसके कि आप चूरन वगैरह का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज जो है कि आप अगर वो चीज जो भी चीज आपने इस्तेमाल की है, खाने में इस्तेमाल की है, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। अब यूटिलाइज करने का मतलब उसको हजम करने के लिए क्या करेंगे, आपको थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ेगी। मुशक्कत से मतलब नहीं कि बहुत ज्यादा काम करना है, सिंपल सा काम है, आप वॉक कर लें।
चहलकदमी कर लें, कम से 20-25 मिनट अगर आप चहलकदमी कर लेंगे तो आपको काफी हद तक जो है ना वो यूटिलाइजेशन मिल जाए। डॉक्टर साहब अभी तो दोपहर में, रात में और अल्टरनेट डे पे मीट ही मीट अवेलेबल है, गोश्त मौजूद है, दोपहर तो वॉक कब करेंगे? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, जैसे दोपहर के टाइम अगर आदमी खाना खा तो रहा है दोपहर और रात में गोश्त खाना जरूरी नहीं, बिल्कुल। देख बात वही है ना, ज्यादती कर ली ना आपने, जब आपने ज्यादती कर ली तो ज्यादती करने के बाद ज्यादती की तारीफ भी बता दे, ज्यादती किस तरह हो सकती है? आप दोपहर में भी खा रहे हैं, रात में भी खा रहे हैं, अवेलेबल तो दोनों टाइम। एक चीज है हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमारे जिस्म की एक रिक्वायरमेंट, पता ही नहीं है रिक्वायरमेंट क्या है, बच्चों में क्या है, बड़ों में क्या है, ओल्ड एज में क्या है। ओल्ड एज पेशेंट है जिनके दांत भी नहीं है, वो भी हमारी जो चबा भी नहीं सकते। हमारी जो बेसिकली बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम देखा जाए टेक्निकली तौर पे, तो वो 7 ओंस पर डे के हिसाब से पड़ती है। अगर हम उसको कैलकुलेशन करते हैं, हिसाब करते हैं, तो तकरीबन ये समझ लीजिए कि कमोबेश आधा किलो गोश्त बनता है। रोजाना नहीं, पर वीक आधा किलो तो छिटांग भी नहीं आया, ये छिटांग भी नहीं हुआ। तो अब आप एक कमोबेश मैंने रफली आइडिया बताया है, इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, तो लेकिन ये तो मेरे ख्याल से आधा किलो तो कोई वक्त में खा लेता। अब आप उससे अंदाजा कर लें, अब आप इसको एक्सीड कर गए ना, आप बढ़ गए ना इससे चीज। आपने दोपहर को भी खाया, आपने रात को भी खाया, उसके साथ अच्छा खाली गोश्त नहीं है ना, उसके साथ फिर दूसरे लवाजमात भी है, उसके साथ जो है उसकी फैट्स भी है, चर्बी भी लगी हुई है, मसाला भी लगा हुआ, घी भी है, घी भी है उसके साथ, और फिर उसके साथ जो है फिर दूसरे आइटम्स भी हैं कि गोश्त का एक ही आइटम नहीं है, गोश्त के मतलब 4 अगर डिशें बनी हुई है तो चारों गोश्त की बनी हुई है। सही, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सब में से आपने इस्तेमाल करनी है, और सबके डिफरेंट जो है ना रेसिपीज होती हैं, सबकी अलग अलग जो है ना चीजें डली हुई होती है। किसी में गरम मसाला तेज होता है, कोई भुनी हुई होती है, कोई तली हुई होती है। तो इस किस्म की चीजें अगर होंगी तो डेफिनेटली मैदे पे इफेक्ट पड़ेगा। अमूमन मरीज ये बोलते हैं, ये तो हम सालों से खाते हुए आ रहे हैं, फैमिली पैटर्न है, खा भी लिया, पिछले साल भी खाया था, उससे पहले भी खाया था, तो क्या ऐसी कोई बीमारियां भी होती हैं कि ये खा रहे हैं लेकिन अभी जाहिर नहीं हो रही, हो सकता है आगे जाके जाहिर हो? देखें, इसमें जो जाहिरी चीज पे आएगी ना, वो तो यही आएगी कि अगर आप खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला, अभी डायग्नोज नहीं है ना, डायग्नोज फर्स्ट जो पहली जो अलामत आएगी ना, वो तो आपकी आएगी एसिटी, यानी बदहजमी की अलामत आएगी। सबसे पहली अलामत ही आएगी, बदहजमी की अलामत आएगी। अगर वो खुदा ना खास्ता कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है या इसके बाद हाइपरटेंशन शुरू होनी है, इतना स्पाइसी खाना, इतना वो लेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस, फिर खून की नालियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाना। ये अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हुआ होता है, उसको पता कैसे चलेगा मेरा हाई हुआ? देखिए, बात वहीं आती है ना कि जब आप अपना प्रॉपर चेकअप करवाते हैं, जब आप प्रॉपर चेकअप करवाते हैं अपने मालिज के साथ, अगर आप अटैच में रहते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, तो यकीनन जो है ना आपको इन चीजों के बारे में मालूम होगा। लेकिन जब आपको अपनी सेहत की फिक्र ही नहीं होगी, सही, आपको मालूम ही नहीं होगा कि हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है। हाइपरटेंशन बेसिकली अगर हम मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए, अगर ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं, वो हाइपरटेंशन हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है। इसी तरह जो है आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्या चीज होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, चर्बी होती है। तो ये जब इन चीजों के बारे में मालूमात होंगी, अब देखें हम लोग दूसरी चीजों के बारे में तो मालूमात रखते हैं ना, सही है, हर चीज के बारे में मालूमात रखते हैं। आप किसी भी चले जाएं, आजकल जैसे ट्रेंड चला हुआ है, आपने हर चीज के लिए मालूमात की रखी, लेकिन आप सेहत के हवाले से मालूमात क्यों नहीं रखते? आपको सेहत के हवाले से भी मालूमात रखनी चाहिए। जब आपको सेहत के हवाले से मालूमात होंगी तो यकीनन आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इन चीजों से काफी हद तक बचे रहेंगे। तो सलमान भाई कुछ कॉलें हैं, अगर आप इजाजत, कॉल सुनाइएगा जरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, जो सुखाकर गोश्त रखते हैं वो कितने दिन तक खा सकते हैं? इंशाअल्लाह। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी में दाढ़ में दर्द हो रहा है, दाढ़ के अंदर ना दर्द है, ये गोश्त खाने के बाद शुरू हुआ है, इसके लिए बताते हैं कुछ दांत के दर्द। इंशाअल्लाह सोच करते हैं। सुखाकर गोश्त इस्तेमाल करना या फिर डीप फ्रीजर के अंदर फ्रीज करके इस्तेमाल करना, देखिए बेहतर ये ही कि एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि जल्द से जल्द इस्तेमाल कीजिए। पहली बात तो ये है कि उसको आप स्टोर ना करें, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आप रखें, बाकी जो है ज़रूरतमंद हैं उनको आप तकसीम कर दें, ताकि इसमें आपका सवाब भी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें हासिल हो जाएंगी।
तो अगर आप उससे भी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपने फिर भी स्टोर करके रखा हुआ है तो उसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन स्टोर इतना दिन तक ना करें, क्योंकि स्टोर करने के भी अपने एक नुकसान होते हैं। अगर आप चाहे सुखा के रखें, चाहे उसको आप फ्रीज करके रखें, क्योंकि फ्रीज करने का भी एक टाइम पीरियड होता है कि आप ज़्यादा से 8 से 10 दिन तक उसको आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। अगर आपने उसके बाद रखा तो वो रिस्क फैक्टर में आ जाता है कि आप में भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको उससे नुकसान हो जाए। जरूरी नहीं कि आपको नुकसान हो, लेकिन हो सकता है आपको उसको नुकसान हो, तो आपको एहतियात सब जैसे आजकल ये सब होता है, बिलखुसूस बाबुल मदीना में गोश्त रखा हुआ है फ्रीजर में भर के, बिजली नहीं है, लाइट चली गई, वही फैक्टर आ गया। तो चेंजेस आ रहे होते हैं। ये एक सेकेंडरी फैक्टर आ गया ना कि एक तो आपने फ्रीज कर दिया। अब आपको पता है कि बहुत सारे जरासीम ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर में ग्रो करते हैं। अगर उसको हाई टेम्परेचर के अंदर ग्रो करते हैं, अगर उसको टेम्परेचर उसको बिलो माइनस में जा रहा होता है, ठंडा टेम्परेचर होता है, उसमें ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके ये तो एक दूसरा फैक्टर आ गया कि अगर लाइट चले गई है, लाइट जाने के बाद जो है फिर वो उसके अंदर अलग चीज होगी। अमूमन एक कंसेप्ट ये है कि जैसे फ्रिज बाहर तो बंद है तो इसका टेम्परेचर क्या सही होगा, अंदर सही नहीं हो रहा होता, वेरी कर रहा होता। कुछ लम्हे के लिए ठीक होगा, कुछ लम्हे के लिए ठीक होगा। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर फर्ज करेंगे जैसे 3 से 4 घंटे, हाँ, लोड शेडिंग का जो शेड्यूल है उस हिसाब से अगर जाए तो मुश्किल से वो आधे घंटा 1 घंटा तक जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगा, उसके बाद डाउन होना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये चीज ध्यान में रखें, गौर करें, आप स्टोर किया हुआ आप गौर कीजिएगा कि जब आप फ्रीजर के अंदर स्टोर करते हैं किसी भी चीज को, तो बिलखुसूस गोश्त या पानी वगैरह को, तो वो एक टेम्परेचर को खींचता है अपनी तरफ। अगर आपने मिसाल के तौर पे उसके इतना फ्रीज किया हुआ है तो वो इतनी आसानी से जमेगा भी नहीं। एक थैली को अगर आप रखेंगे, 1 किलो गोश्त रखेंगे तो वो शायद 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसी जगह पे 10 थैलियां या 15 थैलियां या ऐसी कोई ज्यादा मिकदार में गोश्त रख दिया तो वो शायद 2 से 3 दिन लेगा वो कंप्लीटली फ्रीज होने के अंदर। तो उसमें भी आप ये देखेंगे अभी वो सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, वो जस्ट कर रहा है, अभी वो फ्रीज नहीं हुआ है। वो 2 से 3 दिन तो वो फ्रीज होने में ले जाएगा। अब उस दौरान अगर कोई जरासीम उसमें ग्रो कर जाता है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। तो एहतियात करनी चाहिए, मतलब ज्यादा देर इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा अच्छा। अच्छा, दूसरा जो सवाल किया था बहुत कॉमन है इसमें कि दांत में तकलीफ हो जाती है गोश्त खाने से। देखें, दांत में तकलीफ, मसूड़ों में स्वेलिंग भी आती है, तो विटामिन सी डेफिशिएंसी पे ले लें। वो उसी सूरत में ज्यादा होता है जो दांत की केयर नहीं करते ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर फर्ज करेंगे अपनी दांतों की हिफाजत नहीं की हुई किसी ने और प्रॉपर तरीके से मिसवाक वगैरह या ब्रश वगैरह नहीं करता है सही तरीके से, तो यकीनन जब गोश्त आप खाते हैं तो गोश्त को चबाने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है, एक ताकत चाहिए होती है ना एकदम। और फिर मैं जैसे पहले अर्ज किया था कि कच्चा पक्का गोश्त होता है, इतना ज्यादा पका हुआ भी नहीं होता, उसको च्यू करने के, चबाने के लिए आप मुसलसल वर्क कर रहे होते हैं, आपके मसल्स, आपके जबड़े वगैरह काम कर रहे होते हैं, आपके जो मसूड़ों पे भी जोर पड़ रहा होता है। ज्यादा चबाता कौन है? एग्जैक्टली, जितना भी चबाते हैं मतलब उसमें एक मेहनत तलब काम तो होता है ना कि आप उसको चबा रहे हैं। जो अब लाजिमी बात है, एक अगर आप छोटा सा भी गोश्त का पीस लेके अगर मुंह में रखेंगे तो उसको कुछ तो चबाएंगे ना, एक डायरेक्ट तो निकलेंगे नहीं। अब उस चबाने में भी जो तलब होती है और फिर स्पेसिस जो होती है दांतों के दरमियान जो जगह होती है उसके अंदर जो ज़रात होते हैं या रेशे जो है वो गोश्त के अगर फंस जाते हैं तो वो भी तकलीफ देते हैं। फिर उसकी प्रॉपर क्लीनिंग भी नहीं होती, सफाई भी नहीं होती है। अब अगर प्रॉपर क्लीनिंग और प्रॉपर सफाई करें, प्रॉपर तरीके से दांत का इस्तेमाल, इसका ब्रश का और इसका मिसवाक वगैरह का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह से चलिए तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक मुनासिब मिकदार में गोश्त का इस्तेमाल करें, सही पका हुआ गोश्त खाएंगे तो ये तकलीफ भी इंशाल्लाह से चल नहीं होगी। लेकिन अगर इनको तकलीफ है तो ये कोई भी दर्द की दवा इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डॉक्टर के मौलिज से पूछ के, मशवरे से कोई भी दर्द की दवा इस्तेमाल करेंगे, ये ठीक हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन एहतियात करना बहरहाल बहुत जरूरी होता है इसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इन दिनों के अंदर जो गोश्त के खाने के फूड पॉइजनिंग के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ तो होते हैं कि फौरन ही उल्टी मोशन, खाना खाया उसके विदिन 3 घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर। अच्छा सलमान भाई, अभी इससे रिलेटेड कुछ कॉल्स आई हैं, हम कॉल ले लें फिर आपके टॉपिक के ऊपर बात है। जी, कॉल सुनाइए। डॉक्टर साहब, आगे एक अर्ज है, मैं मोहन मस्कत से बात कर रहा हूँ। जलन जो है ना मेज़े में बहुत है, इसका जो कोई इलाज बता दें। अकबर अली गुजरावाला से बात कर रहा हूँ।
मेदे के जो अल्सर वाली नाली होती है ना, वो ऐसे हो जाती है जो सांस बंद हो जाती है, उसके बारे में कोई मफीद मशवरा डॉक्टर साहब से? मैं चमड़े ताकनियोट से सैयद मोहम्मद बदरुद्दोजा, मेदे में तेजाबियत वगैरह होती है। गुलाम अब्बास अत्तारी, गुलजार तैयबा पाक हुजूरी काबीना से। मेरा सवाल ये है कि मेदे के हवाले से अगर कोई मदनी फूल अता फरमा दें, एक दफा मेडिसिन लेने से एक दफा आराम बनता है, फिर वही मसला शुरू हो जाता है। सही, इंशाअल्लाह अर्ज करते हैं। जी सलमान भाई, आपको सवाल? डॉक्टर साहब, इसी के जो 4 सवाल है अब इन्हीं पे लेके चल लेते हैं। इन चारों की एक ही कंप्लेन है, ये कमोबेश एक ही किस्म की सवाल है इनके, यही प्रॉब्लम होगा। इस पे हम काफी हद तक तो बात कर चुके हैं। जिन इस्लामी भाइयों को अगर फर्क, इसमें डॉक्टर साहब जैसे एक फर्क होता है, डिफरेंस होता है, किसी एक तेजाबियत हो रही है, एक गैस हो रही है, एक सिर्फ जलन मच रही है, एक अल्सर हो जाना, इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखें, एक जो एसिडिटी हम कहते हैं, तेजाबियत जिसको आप कहते हैं, जलन मचना, जिसको सीने में जलन है या मैदे में जलन है या मैदे में आग सी लगना है, ये उमूमी तौर पे ऐसे बदएहतियाती यानी खाने पीने में बदएहतियाती की वजह से होती है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो गोश्त की वजह से ही हो, वो किसी भी चीज के बदएहतियाती की वजह से, स्पेशली खास तौर पे स्पाइसी चीजें वगैरह जो हैं। अब जितने भी इस्लामी भाइयों ने कॉल की हैं, वो अपने एक तो रूटीन लाइफ को भी देख लें कि बाज़ औक़ात नींद की कमी की वजह से भी होती है, बाज़ औक़ात उनका खाने पीने का पैटर्न ऐसा होता है कि उसकी वजह से भी ये सीने में जलन की शिकायत रहती है, बाज़ औक़ात चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं उसकी वजह से भी होती है, बाज़ औक़ात स्मोकर्स होते हैं जो सिगरेट नोशी करते हैं उनको भी शिकायत रहने लग जाती है, पान गुटके वाले हैं उनको भी शिकायत होती है। तो पहले तो ये छोटी छोटी चीज़ों को देख लें कि भाई हमारे अंदर ये आदत तो नहीं है, इसकी वजह से तो ये नहीं हो रही है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप दूसरी चीज़ की तरफ जाएंगे, आप खाने की तरफ आप जाएंगे, आपका खाने का पैटर्न, मसाले जात तो किस तरह है, बेवक्त का खाना भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर्फ बेवक्त का आप खाना खा रहे हैं, फर्ज करें दोपहर का खाना जो है आप शाम को 4 या 5 बजे खा रहे हैं, रात का खाना 3 बजे रात खा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए जो है ना नुकसानदेह होगा, एसिडिटी पैदा कर सकता है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये भी खराब, बिल्कुल वो भी एक फैक्टर होता है कि उसके, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एसिड मिला हुआ होता है ना, तो उसके अंदर वो एक फैक्टर एग्रीवेट करता है, उसको बढ़ा देता है बेसिकली एसिडिटी को। हम कहते हैं कि सीने में जलन या तेजाबियत होती है तो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, उससे बेहतर हो जाता है, बेहतर नहीं होता वो और मजीद खराब हो जाता है, और वक्ती तौर पे आराम मिलता है, उसको सुकून मिल जाता है, चंद सेकंड के लिए, 1 आध मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आराम मिल जाएगा, हो सकता है मिल जाए, लेकिन आफ्टर में उसको रिजल्ट वही होता है कि उसका नुकसान ही होता है। सब खाना खाते ही लेट जाना, कि इससे भी जलन तेजाब? बिल्कुल, देखें बात वही है ना कि जब आपने रात का खाना खाया, आप रात का खाना जब आपने 2 बजे खाया, 2 बजे के बाद तो लाजिमी बात है आदमी वॉक कर नहीं सकता, उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि उसको पचाए या हजम करे, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम करेगा। इसके लिए बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप खुराक को कम इस्तेमाल करें। रात के अगर लेट नाइट खा रहे हैं तो आप इतना खाएं कि बस हल्का फुल्का, कि आप थोड़ा बहुत, जिसे अपने हमारे मदनी माहौल में कहते हैं कमर सीधी करने के लिए अपने खाने को थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, उससे ये है कि आपको प्रॉब्लम इंशाअल्लाह से जल्द नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक सवाल जो 4थे नंबर का था, मैदे के हवाले से बात की थी उन्होंने कि मैदे के हवाले से कुछ, मैदे के हवाले उन्होंने ये भी किया था डॉक्टर साहब कि दवा कभी इस्तेमाल करते हैं जी तो फायदा हो जाता है, फिर ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये एक कॉमन प्रैक्टिस भी है कि हर अमोबेश जो मेरे राब्ते में मरीज रहे हैं या होते हैं, वो दवा एक रखते हैं अपने पास जी, वो वक्ती तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जब सिम्टम खत्म हो जाते हैं फिर वो दवा भी बंद हो जाती है। इसमें क्या करना है? देखिए, इसमें मैं वही अर्ज कर रहा था कि आखिरी जो सवाल था वो इंटरेस्टिंग सवाल था कि उसमें ज़रूरी चीज़ ये होती है कि फ़र्ज़ करेंगे फैक्टर सबसे पहले तो ये देख ले, वो जो भी इस्लामी में ये देख लें कि उनके अंदर ये चीज़ें तो मौजूद नहीं है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो अपने खाने पीने का ख्याल कर ले, मैदे के हवाले से मैदे को आपने बचाना है, ठीक है ना। मैं हमेशा अपने मरीजों को ये बोलता हूँ कि मैदे को आप जितना तकलीफ दोगे ना, मैदा उससे दुगनी आपको तकलीफ देगा। अच्छा, तो आपको एहतियात करनी है, अगर आपने मैदे को तकलीफ देंगे तो मैदा आपको तकलीफ देगा। मैदा का ज्यादा देर खाली रखे तो देखें, ज्यादा देर खाली रखने से भी आदमी को कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये कि आपने बिल्कुल पता चला 24 घंटे से आपने कुछ नहीं खाया, तो आप उससे भी ऐसी इस तरह के भी लोग होते हैं जो दिन भर खा नहीं रहे, सिर्फ चाय कॉफी, वो और ज्यादा कर रहे होते हैं। नहीं, वो और ज्यादा नुकसान बोलते डॉक्टर साहब हम तो परहेज कर रहे हैं, खाते भी नहीं, तो वो आप चाय की सूरत में आप कैफीन भी ले रहे हैं, कॉफी की सूरत में कैफीन ले रहे हैं, उनके साथ दूसरे जो चीजें जा रही हैं, बज़ाहिरी तौर पे तो आम तौर पे तो ऐसा लग रहा है हम सिंपल सी चाय पी रहे हैं, ठीक है। अब वो चाय जो आप पी रहे हैं उसमें कैफीन भी है और आप वो खाली पेट लेंगे, मैदे की एक दीवार है, एक झिल्ली है,
उस पर तो कोई असर पड़ेगा ना जाके। एक नॉर्मल सी चीज़ है, फर्ज करें किसी भी जिल्द के ऊपर अगर आप अपनी ही जिल्द के ऊपर अगर आप गर्म चाय गिराएं, मिसाल दे रहा हूं मैं, तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो जब एक खाली पेट पे, खाली जगह पे, एक झिल्ली के ऊपर अंदरूनी तौर पे जिसका एक टेम्परेचर अंदर मेंटेन किया हुआ है, वहां पे आप गरम गरम चीज जाएगी या कोई ऐसी चीज जाएगी तो डेफिनेटली वहां पे असर तो पड़ेगा उसको। अच्छा, तो एहतियात करना बहुत बेदे की एहतियातों के हवाले से पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना कैसा, दूध का इस्तेमाल करना कैसा और दही का इस्तेमाल करना कैसा? बिल्कुल, इसमें आपने अच्छी तवज्जो दिलाई इसके अंदर। देखें, एक तो जहां तेजाबियत होती है तो पानी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सही कि अगर आप पानी की मिकदार एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर, जो एक रिकमेंडेड क्वांटिटी है, जो जिसमें हम कहते हैं कि कम से कम 8 से 10 गिलास, 8 से 12 कर दें डॉक्टर साहब, 8 से 12 कर दें, 8 से 12 गिलास तो पिलाएं, लेकिन अपने काम की नौयत को भी देख लें कि आपके काम की नौयत क्या है। अगर बहुत ज्यादा मुशक्कत वाला काम है तो आपको इसको 12 से भी बढ़ाना पड़ेगा। सही है। लेकिन कम से कम 8 से 12 गिलास आपने डेली लेने हैं। लेकिन आपको जब तेजाबियत की शिकायत हो तो जब ज्यादा पानी आप इस्तेमाल करेंगे, तेजाबियत अगर आप गौर करें तो तेजाबियत एक तरह की समझ लीजिए कि जलन सी है, एक आग सी लगती है। पानी उसके ऊपर आग बुझाने का काम करेगा। जब आप पानी पिएंगे तो वो तेजाबियत का लेवल आपका यकीनन नीचे आएगा। असल में डॉक्टर साहब इसमें दूध का भी इसी तरह जी बिल्कुल, इसी तरह जब आप दूध है, दूध से भी आपको फायदा हो सकता है कि आपने ठंडा दूध, लेकिन ठंडा दूध, गर्म दूध लेंगे आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसमें है कि ठंडा दूध आप लें, ठंडा दूध लेंगे आपको फौरी तौर पे घर के अंदर रात के टाइम कोई प्रॉब्लम हो गई, खुदा न खास्ता सीने में जलन हो गई, तो आपने थोड़ा सा ठंडा दूध ले लिया, उससे आपको अफाक होगा। एक चीज का ख्याल रखना है इसके अंदर कि आपको अल्सर की शिकायत में अगर जलन होगी तो फिर आप दूध का इस्तेमाल ना करें, वो आप डॉक्टर से मशवरे से करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको, क्योंकि अल्सर दो किस्म के होते हैं, एक अल्सर में फायदा करता है दूध, एक अल्सर में नुकसान करता है। तो उसमें अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें अगर अल्सर की शिकायत है तो, उसके बाद दूध इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन मरीजों को अल्सर की दवा लिख के दी हुई है और ये मरीज वक्त जरूरत पे अपने हिसाब से वक्त जरूरत पे खाते हैं, तो उनका इस तरह खाना कैसा? नहीं, बिल्कुल वक्त ज़रूरत पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये, और मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मुनासिब ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं तो कोई मुज़ायका नहीं है, उसको उसी तरह से यूटिलाइज भी करें आप, उसको परहेज भी करें। परहेज के थ्रू कोशिश करें कि ये दवा की नौबत ना आने पाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें कुछ कॉल्स भी हैं, सलमान भाई कॉल्स दीजिएगा ज़रा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिजवान अत्तारी सरदाराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। डॉक्टर साहिब से ये अर्ज है कि बसा औकात जब गोश्त पकाया जाता है तो उसमें खून रह जाता है, धोने के बावजूद भी खून उसमें बाकी रहता है, तो ऐसे ही पका लिया जाता है, कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। तो ऐसी सूरत में इसके खाने से कोई साइड इफेक्ट हो तो बता दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरी कॉल दीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब से मेरी ये अर्ज है कि मुझे यूरिक एसिड बढ़ चुका है, 5.2 है, तो इसमें से मेरे जो हाथों की उंगलियां हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई हैं और घुटने वगैरह सूज जाते हैं। तो इस बारे में मेरी रहनुमाई फरमाएं कि मुझे क्या एहतियात करनी चाहिए। इंशाअल्लाह सोच करते हैं। अगली कॉल दीजिए। मैं हाजी खलील बोल रहा हूँ लाहौर से, कोटला पर आप मरकज और चाहते हैं कि ये जो ईद का गोश्त होता है कुर्बानी का, कितनी देर तक खा सकते हैं? इंशाअल्लाह सोच करते हैं। अगली कॉल। तस्वीर बोल रहा हूँ सियालकोट से। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो तिल्ली बढ़ जाती है बंदे की, बड़ी हो जाती है, तो उसको छोटा करने के लिए, वापस अपनी जगह पे लाने के लिए कोई नुस्खा बता दें। अगली कॉल दीजिए। कॉल खत्म। जी सलमान भाई, इसमें एक सवाल जो है वो पहला सवाल जो है वो खून भी पक गया है। हाँ, इसमें इसकी जो शरई वैल्यू है वो तो यकीनन हमारे जो है अहले सुन्नत जो है वहाँ से अगर मालूम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर देंगे। हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बता सकते हैं कि, लेकिन जब आपने उसको बर्न किया है तो वो लाजिमी बात है एक खास टेम्परेचर पे उसको बनाया है। अगर आपने उसको सही टेम्परेचर पे बनाया है। अच्छा डॉक्टर, तो गोश्त को धोना खाने से पहले कैसा धो लेना चाहिए ना, तो फिर तो खून नहीं आएगा? नहीं, अगर सही तरीके से नहीं धुला ना
सवाल है कि रह जाता है कभी, जैसे अगर पकाया जल्दी जल्दी में धोया कुछ रह गया उसके अंदर, तो वो बाज़ औक़ात अगर रह गया तो वो क्या सेहत के लिए नुकसान है? गोश्त जो होगा ना उसमें ब्लड नहीं होगा। नहीं, वो बात सही है आपकी, लेकिन अब जब उन्होंने सवाल किया, यकीन उनके मुशाहिदे में कोई चीज आई होगी ना, तो उन्होंने सवाल किया इस चीज का। अब उन्होंने अपनी सेहत के हवाले से पूछा कि अगर इस किस्म का गोश्त खा लेते हैं तो फिर क्या वो सेहत पे वो नुकसानदेह तो नहीं हो सकता है? लेकिन जहां तक हमारा मुशाहिदा है इसके अंदर कि अगर आप खास टेम्परेचर के अंदर आप इसको अगर पकाते हैं तो उसमें जो भी जर्म्स होते हैं, जरासीम वगैरह होते हैं, वो कम बेश खत्म ही हो जाते हैं। तो उसमें मैं नहीं समझता कि इतना कोई खास आपको सेहत पे नुकसान पहुंचेगा। हाँ, लेकिन इसकी शरई जो वैल्यू है वो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से जरूर शरई रहनुमाई ले लीजिएगा ताकि उसमें और आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। दूसरा सवाल जो पूछा था वो पकान यूरिक एसिड लेवल भी बता, यूरिक एसिड लेवल। अच्छा, जो यूरिक एसिड लेवल बता रहे हैं वो तो कमोबेश नॉर्मल है, तकरीबन नॉर्मली। अब जहाँ से ये करवाते हैं अब उनका नॉर्मल लिमिट क्या है लैब का, क्योंकि हर लैब की अपनी अपनी एक नॉर्मल लिमिट्स होती है, वैल्यू होती है। डॉक्टर साहब, गोश्त का और यूरिक एसिड का क्या ताल्लुक है? गोश्त के देखें, गोश्त के जब गोश्त इस्तेमाल ज्यादा करता है आदमी तो यूरिक एसिड में बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अमीर अहले सुन्नत में भी ने भी इसकी तरकीब दिलाई है कि यूरिक एसिड को मॉनिटर भी रखें, इसको चेक भी रखें। तो इन दिनों जो गोश्त खा रहे होते हैं, जो ये देखें जो इन्होंने अलामात बताई हैं कि इनकी उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, घुटनों पे भी सूजन आ जाती है, तो गाउट की पिक्चर तो आ रही है, नजर तो आ रही है। साथ साथ रोमेटिक की पिक्चर देख लेंगे, रोमेटाइड की भी है और उसकी भी है, उसकी भी पिक्चर आ रही है, जिसको हम पिछले सिलसिले में हमने तस्करा भी किया था, घटिया के हवाले से बात की थी, उसके हवाले से भी है। तो इसमें यह कि एहतियात करना बहुत ज़रूरी होता है कि यूरिक एसिड लेवल आपका इसमें बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें गोश्त का इस्तेमाल जो है ना, बिलखुसूस बड़े का गोश्त जो है, बिल्कुल इसी यूरिक एसिड बड़े के गोश्त से ही बढ़ता है, बिलखुसूस जो है ना वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो उसमें एहतियात करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ जो है कि अगर ये मेरे ख्याल में इसमें अगर पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा रखेंगे तो वो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा इनके लिए। और साथ साथ अगर इनको चलने में तकलीफ नहीं होती है तो अपने मालिश से मशवरा करके कोई वॉक का पैटर्न भी बनाए कि चहलकदमी जरूर किया करें उसके अंदर। इंशाअल्लाह अज़्ज़ इनकी कैफियत में बेहतरी आ जाएगी। किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक को अगर आप चेक करवाएंगे तो आपको कोई ना कोई इंशाअल्लाह इसका कोई हल भी वो बता देंगे, क्योंकि आपकी कंडीशन देखने के बाद सही मशवरा दे पाएंगे मॉलिज जो भी होंगे आपके कि उस वक्त सिचुएशन क्या है, आपकी यूरिक एसिड लेवल क्या है आपका, या और अदर टेस्ट की जरूरत, जैसे हमें आपकी दो बातों से हमें कुछ अंदाजा ऐसा हो रहा है कि दूसरी फैक्टर्स भी ना हो, तो वो भी देख लेंगे। वो देखने के बाद फिर आपको बेहतर गाइड कर देंगे कि वो किस लेवल पे आपको जाके एहतियातें करनी है और क्या क्या चीज़ें आपने खानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है। बेहतर है जो भी ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हैं या रोमेटोलॉजिस्ट जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं उनसे आप मशवरा करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर गाइड कर देंगे आपको। ईद के गोश्त कब तक खा सकते हैं? कब तक खा सकते हैं? ईद का गोश्त तो जब मर्जी तक खा सकते हैं, उसका कोई दौरानिया फिक्स तो नहीं है, लेकिन एहतियात बहरहाल लाजिम है कि आपको एहतियात करनी चाहिए कि आप उसको ज़्यादा लंबे अरसे तक फ्रीज ना करें। और लोगों को ये देखा गया कि महीनों पड़ा रहता है। सही। इवन ये भी देखने में आया है कि बाज़ औक़ात जो मुहर्रम के अंदर जो है ना हलीम वलीम भी जो है इस सिलसिले के अंदर दलीम उसके इस्तेमाल में भी आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तीसरा सवाल ये कर रहे हैं कि स्प्लीन यानी वो तिल्ली जो बढ़ जाती है, अब इस तिल्ली बढ़ने के भी डिफरेंट कंडीशन होती है। देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए तिल्ली जो अगर लेकिन ये कोई अच्छी अलामत नहीं होती हैं, और यकीनन अपने मालिश से ज़रूर मशवरा करें इस सिलसिले के अंदर कि वजूहात क्या हैं, और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से तिल्ली बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात कोई ऐसी बीमारी, खून की बीमारी होती है जिसकी वजह से तिल्ली बढ़ जाती है, जिगर की वजह से भी तिल्ली बढ़ जाती है, बाज़ औक़ात और मसले मसाइल होते हैं, जिगर की कोई दिल के मसाइल होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं फाइंडिंग्स मिल जाती हैं आपको तिल्ली। तो इसके तिल्ली बढ़ने बीमारी नहीं है, बेसिकली कोई अलामत है किसी बीमारी की। तो आप अपने मालिश से जब आप रुजू करेंगे तो वो इंशाल्लाह उसको चेक करके आपको सही गाइड कर देंगे कि क्या वजूहात है
और इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। देखें, एक चीज जो बढ़ गई है कुदरती तौर पे, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो आपने मालिक से जब आप मशवरा करेंगे तो वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे इस सिलसिले के अंदर कि उस वक्त करंट आपकी पोजीशन क्या है और इसकी वजूहत क्या है तिल्ली बढ़ने की। आपकी बढ़ जाना डॉक्टर साहब, ये कोई डॉक्टर माहिर तभी भी चेकअप करेगा, एग्जामिनेशन करेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, स्पेशलिस्ट तो जो डेफिनेटली उसमें फिर उसने कोई टेस्ट वगैरह भी करवाए होंगे तो उसमें पता चल गया होगा। मोस्ट कॉमनली यहाँ पे जो जॉन्डिस वगैरह, ये हेपेटाइटिस वगैरह में मिल जाती है। नहीं, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है ना, क्रॉनिक मलेरिया के अंदर जो है ना बहुत कॉमन है, यानी कि जिसको बहुत पुराना मलेरिया चला आ रहा है उसमें बड़ी कॉमन सी होती है कि आपको, लेकिन ये होती है रिमोट एरियाज के अंदर, खासकर आप पहाड़ी इलाकों की तरफ जाते हैं तो यहाँ बहुत ज्यादा मिलती है आपको। जो बाबुल मदीना एरिया के अंदर आपको ये कमी मिलेगा इसके अंदर, या सिविलाइज्ड एरिया जो होते हैं जहाँ पे पोर्श एरिया जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे ये कमी मिलेगा आपको। लेकिन जहाँ पे भी अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ये मामला है तो अपने मौलिज से जरूर रुजू करें, बल्कि मौलिज ही इस चीज को तशखीस करके देगा आपको तिल्ली बढ़ी हुई या नहीं बढ़ी हुई, उसकी वजूहात भी वही आपको बताएगा कि किस वजूहात की वजह से ये बढ़ी, क्योंकि इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स होंगे, मुख्तलिफ तरीके से चेक करेंगे, मुख्तलिफ जावियों से देखना पड़ेगा कि कितनी वजूहात की बुनियाद बनी है, उसके बाद ही वो आपको गाइड करेंगे। वजूहात को सामने रखते हुए ही मशवरा दिया जाएगा किस वजह से वो तिल्ली आपकी। अच्छा डॉक्टर साहब, इन दिनों के अंदर बिलखुसूस खाने पीने के बाद उल्टी भी हो जाती है, मोशन भी हो जाते हैं, फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, तो ये किस तरह होती है, क्या चीज होती है? देखें, बात वही आती है कि जब आपने फूड पॉइजनिंग क्या होती है? फूड पॉइजनिंग अगर हम आसान लफ्जों में कहें तो जहर खानी, जिसको हम उर्दू लफ्जों में कि आपको जहर खानी, जिसको मतलब आपने फूड खा लिया, अंडर कुक फूड खा लिया या ओवर लिया, ओवर ईटिंग भी कर ली, उससे भी बाज़ औक़ात हो जाती है कि बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग, मतलब बहुत ज्यादा ही आपने खा लिया, नहीं हाजत नहीं थी आपकी, आप कहते हैं हलक तलक आपने कर इस्तेमाल करते हैं। कुछ गोश्त कच्चा रह गया वो, या तो कोई कहीं बाहर से खाया तो उन्होंने बहुत दिनों से रखे, सैलेड वगैरह होती है बना के रखी हुई होती है, उसके अंदर खास जरासीम होते हैं, वो फिर ये जी बिल्कुल, उसमें जो वही जरासीम जो है ना इकोलाई टाइप के जो होते हैं वो सल्मोनेला पैदा हो जाते हैं, जो आपके निज़ाम हजम को जाके ख़राब करते हैं, आपके हाथों में सोजिश पैदा कर देते हैं, और उसी वजह से आपको उल्टियाँ वगैरह आने लग जाती हैं और मोशन की कैफियत होने लग जाती है। और ये इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। और जैसे जैसे आप ये देखेंगे कि इसमें जो जैसे अभी 2-3 कॉल्स ऐसे आई हैं फ्रीज किए हुए खाने की बात जो कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर आता है फूड पॉइजनिंग का ना। अगर फ्रीज किया हुआ होता है कि उसके अंदर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जरासीम की, सैल्मोनेला वगैरह की डेवलपमेंट ज़्यादा ग्रो करता है, ग्रो करेगा, डेफिनेटली करता है उसके अंदर। लेकिन ये है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। कोशिश करें कि इसको कम से कम फ्रीज किया हुआ हो, विद इन ए टाइम 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आप उसको इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा अच्छा। देखिए, हर चीज़, कोई भी चीज़ है ना, वो फ्रेश ही अच्छी लगती है। स्टोर की हुई चीज़ कभी भी आपको वो अफादियत, वो ताकत नहीं मिलती जो एक ताज़ा चीज़ में मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये गोश्त की मिकदार जो है आजकल के दिनों में तो मौजूद होगी कमो पेश हर एक के पास, तो क्या दिन में दोपहर में भी खाएं, रात में भी खाएं, दूसरे दिन भी गोश्त खाएं, या 1 बोटी 2 बोटी कोई मिकदार सेट कर लें? देखें, अब ये इसको ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप इसको इस्तेमाल करें, दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें या 4 दफ़ा इस्तेमाल करें, ज़रूरी तो नहीं है। अगर आप सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो इसको एक मुतवाज़िन तरीके से आप इस्तेमाल करें। खाना चाहिए, अच्छी बात है, ये चीज़ है, आपका ये त्यौहार है, खुशी का मौका होता है, बहुत सारी चीज़ें, इंसान मेहमान भी आए होते हैं, उनके लिए भी बाज़ औक़ात तवाज़े करनी पड़ रही होती है, तो उनके साथ भी बैठ जाता है आदमी खाने के लिए। तो उसमें यह है कि एक एहतियात कर ले। मैंने कहा नहीं, जब आप ये खाएं तो साथ में सैलड का इस्तेमाल कर लें, ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां वगैरह जो होती हैं, जो कच्ची सब्जियां जिसको आप इजीली खा सकते हैं, वो अगर साथ रख लेंगे तो आप काफ़ी हद तक 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी हद तक आप इन चीज़ों से जो है ना बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जो एहतियात नहीं कर रहे हैं, अब उनके लिए फिर हम बीमारियों की लिस्ट बता देते हैं। वो जब एहतियात नहीं करेंगे तो फिर वो यकीनन, जैसे मेरे पास अभी, मैं अगर अपनी क्लिनिक की ही मिसाल दे दूं, मेरे पास क्लिनिक में अभी पेशेंट्स जो आना शुरू हो गए। सही, कल भी जो है मेरे पास जो पेशेंट्स आ गए थे, गैस्ट्राइटिस के साथ आए हुए हैं, फूड पॉइजनिंग के साथ आए हुए हैं,
एपिगेस्ट्रिक पेन के साथ, यानी कि मैदे में तकलीफ के साथ आए हुए हैं, तो ये तो आना शुरू हो गए, अभी स्टार्टिंग हो गई है इनकी। सही। अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा अब ये बढ़ते चले जाएंगे। अब क्यों आप अपनी सेहत का खराब करना चाह रहे हैं? आप एहतियात कर लें इस चीज पे। जब एहतियात कर लेंगे तो यकीनन डॉक्टर से भी बचे रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे ये शुरू किया, गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा मिकदार में शुरू किया, स्पाइस यानी मसाला जात भी बहुत ज्यादा हुए हुए हैं, अब खून के अंदर चर्बी की मिकदार बढ़ गई, तो ये चर्बी जिस्म में जाके क्या करती है? खून के नालियों पे असरअंदाज करती है, दिल पे भी असरअंदाज होती है। देखिए, जब जिस्म में चर्बी जाती है, हमने जैसे खाना खाया, कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑटोमेटिक बॉडी में रेज होना शुरू हो जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जब आपका बढ़ेगा तो आपकी जब वो खून के जरिए शरियानों में जाता है तो वहाँ पे जाके कहीं ना कहीं जाके अटक जाता है, जमना शुरू हो जाता है। तो आपकी जो शरियाने हैं उनकी जो इलास्टिसिटी है, जिसको आप कहते हैं लचक, वो कम हो जाती है, यानी कि उसमें वो कम हो जाती है, उसमें सख्ती पैदा हो जाती है। एक मैं छोटी सी मिसाल ये दूंगा कि जैसे अगर मिसाल के तौर पे एक प्लास्टिक का पाइप है, ठीक है, अगर वो आपने छांव में रखा हुआ है तो वो नरम रहता है, उसको अगर आप 4 या 5 दिन धूप में रख देंगे तो उसमें सख्ती आ जाती है, कड़कपन आ जाता है। तो यही सिचुएशन जो है ना हमारी वेन्स की आ जाती है कि उसमें सख्ती पैदा हो जाती है और बाज़ औक़ात उसके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, वो क्लॉट्स बनना शुरू हो जाती है, जमा होना शुरू हो जाती है, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि वो ब्लॉक हो जाती है। डॉक्टर साहब, इसीलिए जो एंजियोग्राफी जो कराई जाती है उसमें बताते हैं आपके खून की 2 नालियां बंद हैं, कोई बताता है किसी की 3 बंद है जी, तो क्या ये यही होती है? बिल्कुल यही फैक्टर होता है। देखिए यहाँ तो आपने ये क्या डॉक्टर साहब अचानक हो जाता है या इसको थोड़ा वक्त चाहिए होता है? 2 साल 3 साल टाइम चाहिए होता है ना? ये आप 3-4 साल से बदतमीजी कर रहे नहीं होती ना एक चीज में। अभी ये कहें कि जी आज पिछले साल तो डॉक्टर साहब मैंने गोश्त खाया था, मैं सही था, कोई मसला नहीं था। हाँ, तो वो आप पिछले साल से 365 दिन से गोश्त खाते हुए आ रहे हैं, मेरे 365 दिन में पिछले साल बकरीद पे भी बकरीद पे खाया, बकरीद के बाद 2 महीने तक आपने वही गोश्त इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर आपकी रूटीन वे ऑफ लाइफ जो है, रहने का लाइफस्टाइल जो है वो वैसा का वैसा। गोश्त की आदत भी पड़ गई ना, तो खा रहे थे गोश्त हम। खा रहे थे तो फिर आप उसको पचा भी नहीं रहे थे, आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे थे, आप उसको सब चीज कुछ भी नहीं कर रहे थे, टेस्ट भी नहीं करवाया कभी ख्याल ही नहीं किया। देखिए ये चीज तो आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा डेंजर, ये तो अपनी जगह पे डेंजरस है, ये तो आपने जाके एंजियोग्राफी करके आपको पता चल गया। एक चीज है आपके ब्रेन में जाती है, अगर ब्रेन में रप्चर हो जाए उसका क्या खालिज हो जाएगा डॉक्टर साहब, वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। आदमी मतलब बिल्कुल मोहताज हो जाता है, वो अपाज हो जाता है। मतलब एक जरा सी बदएहतियाती की वजह से आप बहुत बड़े मसले की तरफ चले जाते हैं, बहुत ही बड़े मसले की तरफ चले जाते हैं, और जिसकी वजह से मतलब पूरी की पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, पूरा का पूरा खानदान डिस्टर्ब हो जाता है। अगर खुदा ना खासा अल्लाह ना करे किसी को ये बीमारी हो जाती है खानदान के अंदर, तो पूरी की पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, बच्चे बड़े सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सेहत का ख्याल करें, ग़िज़ा ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन एहतियात के साथ सेहत का ख्याल रखते हुए इस्तेमाल करें। सही। डॉक्टर साहब, जैसे ब्लड प्रेशर का मर्ज जो है, क्या हम ये कह सकते हैं कि इन दिनों ब्लड प्रेशर के अमराज के अंदर भी इजाफा हो सकता है या चांसेस हैं होने के ब्लड प्रेशर के? देखें, ब्लड प्रेशर एक अलग चीज है, दिल के अमराज अलग है, लेकिन सारे ये इंटरलिंक्ड है। ब्लड प्रेशर के अमराज, अब जैसे हम मसालेदार चीजें, बिल्कुल उसके नमक, बिल्कुल बात वही आती है ना, बदएहतियाती करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता किसी का ब्लड प्रेशर की बीमारी अभी नहीं है, बकरीद से पहले नहीं है, बकरीद से पहले अगर डायग्नोस्ड है कि नहीं है, अब वो तो शुरू कर दिया खाना, अब वो अगर वो खा रहा है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसको। लेकिन अगर वो ब्लड प्रेशर का मरीज है तो फिर उसके लिए वो नुकसानदेह, इंतहा से ज्यादा। डॉक्टर, कौन कौन से एज ग्रुप के लोग बहुत ज्यादा एहतियात के तौर पे देखें? जैसे कुछ 20 से 25 साल वाले हैं, 25 से 30 साल हैं, 30 से 35 साल वाले हैं, 35 से 40 साल, एज ग्रुप को ऐसा जो अपने पे ज्यादा तवज्जो रखे? इसमें एज ग्रुप तो अगर आप देखेंगे तो आप ज्यादातर चांसेस तो ये होते हैं कि जब आप मिडिल एज पे चले जाते हैं, यानी कि 30 से 40, अबाउ 30 से ऊपर चले जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, उनको देखना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर भी, बहुत ज्यादा एहतियात करनी, ब्लड शुगर भी। लेकिन आपको साथ साथ एहतियात क्या करनी है, मैं बार बार इसलिए जोर देता हूं कि आप अगर कोई भी ग़िज़ा इस्तेमाल करें तो अपने उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें, कि उसको हजम करने की कोशिश करें, उसको जिस्म का हिस्सा बनाने की कोशिश करें, उससे फायदा उठाने की कोशिश करें, ना कि उसको जिस्म का हिस्सा तो आपने बना लिया लेकिन फायदा नहीं उठाया, आपने नुकसान उठा लिया उससे। अच्छा, उससे बचने की कोशिश करें। अगर आप गोश्त खाते हैं आप बिल्कुल खाएं,
लेकिन आप उसको यूटिलाइज करें, आप उसको जिस्म का हिस्सा बनाएं, उसकी जो ताकत हमें मिलनी चाहिए उसको आप हासिल करें, उसको यूटिलाइज करें, आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, उसको जिस्म के लिए ताकतवर जुस्म देने के लिए उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। लेकिन जब आप ये नहीं करेंगे तो आपको यकीनन प्रॉब्लम होगी। तो अब वो कोई सा भी एज का हो, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, ये सब के ऊपर ये चीज़ फिट आती है। अब ये नहीं कि 50 साल का आदमी जो है ना वो सब चीज़ें खा सकता है और 30 साल का आदमी कुछ नहीं खा सकता। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है एहतियातें भी बढ़ती चली जाती हैं। बिल्कुल। तो 30 साल से वो है कि ये तवज्जो देना शुरू करें। 35-40 साल वाले तो डेफिनेटली एहतियात करें। बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। इवन अगर रिसेंट हम स्टडीज पे जाते हैं तो 30 साल तो अब 20 साल 22 साल की उम्र में भी हमने देखा है कि ये सिचुएशन डेवलप हो जाती है। यंग एज के अंदर भी जो है हाइपरटेंशन का मरीज हो जाता है। खुदा ना खास्ता ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं यंग एज में, जो कार्डियक पेशेंट भी नजर आते हैं हमें। सही। जो 20 और 30 के दरमियान जो है एक एज होती है उसमें भी हमें कार्डियक पेशेंट नजर आते हैं। फैक्टर वही नजर आता है कि आपकी गिजा इस किस्म की आती है, गिजा जो आप बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट ले लेते हैं, बहुत ज्यादा चर्बी वाली गिजा इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज नहीं करते, उसको अपने जिस्म के लिए फायदेमंद सूदमंद नहीं बनाते। डॉक्टर साहब इन दिनों बिलखुसूस जो है गोश्त का इस्तेमाल हो रहा होता है तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी बहुत ज्यादा आ रही होती है जी। तो कॉन्स्टिपेशन के को घर में क्या एहतियातें की जाएं और किस तरीके से इससे बचा भी जाए? देखें, कब्ज के लिए जो बेसिकली है, जैसे मैंने आपसे कहा कि इन दिनों में आपने फरमाया कि कब्ज की शिकायत होती है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल साथ रखेंगे, हरी सब्जियों का, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल साथ रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह कब्ज की कैफियत से काफ़ी हद तक फ़ायदा रहेगा। और लेट नाइट खाना नहीं खाएं। खाना जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट 20 मिनट वॉक ज़रूर कर लें, ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह सो चलिए कब्ज की कैफियत आपको नहीं रहेगी। कब्ज अगर एहतियात नहीं करते, तवज्जो नहीं देते तो क्या कब्ज के भी कोई नुकसानात हो सकते हैं? जैसे बहुत अरसे से कब्ज चला आ रहा है, एक तो अमूमी तौर पे होता ही है कि कब्ज की तारीफ क्या है। अमूमी पेशेंट आते हैं यही बोल रहे होते हैं डॉक्टर साहब कब्ज है। अगर उनसे पूछा जाए तो एक दिन में 1 दिन की हिस्ट्री दे रहे होते हैं, 2 दिन की हिस्ट्री दे रहे होते हैं। देखिए, अगर बात यह है कि जब कॉन्स्टिपेशन की बेसिकली जो तारीफ है वो तो ये है कि कम से कम आदमी को 72 घंटे 3 दिन या इससे जायद का दौरानिया हो चुका हो। हाँ। इस दौरान आपको हाजत नहीं हुई है। हाँ, तो ये कब्ज कहलाता है। फिर कब्ज की कैफियत हो जाती है। 1 या 2 दिन से नहीं होता है। उसमें यह है कि फिर अपने मौलिद से मशवरा कर ले क्या करना चाहिए, फिर वही आपको गाइड करेंगे उसके अंदर कि वो सारी चीजें आपका पैटर्न देखेंगे, आपका खाना पीना क्या है। डॉक्टर साहब इस दौरान के अंदर ये मेडिकल स्टोर पे जाके कब्ज के लिए वो दवा भी ले लेते तो क्या इसका कोई फायदा हो सकता है? देखें, वो वक्ती तौर पे अफाका जरूर होता है उससे, लेकिन ये है कि वो टेम्पररी अफाका होने के बाद सेकेंड डे फिर वही सिचुएशन आ जाती है। अच्छा। क्योंकि आप वो इलाज नहीं है ना, वो आपकी सपोर्टिव मैनेजमेंट। वो हाँ, वो जिसको आप कहते हैं कि एहतियाती तौर पे आपने 2 चीजें ले ली, जैसे वो लेके आपने जो है ना उस पर अलामत को ख़त्म कर लिया, अलामत को ख़त्म करने के बाद जो है फिर आप उसी पोजीशन में आ गए, क्योंकि आपका गुज़ा का पैटर्न तो वही है ना, खाना पीने का स्टाइल तो वही है, वो तो तब्दील नहीं हुआ आपका, वो तो वैसे के वैसे ही है। तो फिर वही ग़िज़ा आप इस्तेमाल करेंगे, उसी पैटर्न पे रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, यकीनन होगी। अच्छा, 1-2 कॉल और हैं सलमान भाई, अगर आप इजाज़त दें कॉल दे दीजिएगा। 1 आते 2 कॉल दे दीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, मुर्गी का गोश्त में ज्यादा ताकत गाय या बकरे के गोश्त में ज्यादा ताकत है? आजकल देखा जाए कि मुर्गी का गोश्त जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1 कॉल और दे दीजिएगा। गुलाम शबीर कोटदू से बात कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ, जब मैं खाना वगैरह खाता हूँ ना, जब सुबह उठता हूँ पेट में ना ऐसे सैटों से ना ऐसे चुभन सी होती है, चारों सैटों से चुभन सी होती है और मेरा वजूद कांप फिर ये मसला है। इंशाअल्लाह आस करते हैं। सलमान भाई, दूसरी कॉल का जवाब अगर आप दे दें कि वो सुबह उठते हैं, उमूमन रात को खाना खा के सोते हैं, लेकिन इतनी सारी हमने अभी डिस्कशन की है ना, इसमें मेरे ख्याल में इस्लामी भाई को इसका जवाब भी मिल गया होगा। यकीनन को जवाब मिल गया होगा कि ये बदहजमी की शिकायत
बल्कि हो सकता है ये बहुत पहले भी सिम्टम इनको मिल सकते हैं, बीच रात में भी मिल सकते हैं, और घबराहट के मारे भी ये उठ सकते हैं बदहजमी की वजह से। बिल्कुल। अच्छा, पहला सवाल जो है वो ज्यादा मिकदार गाय का गोश्त या मुर्गी का गोश्त, बकरे का गोश्त, कौन सा ज्यादा ताकत? तीनों शायद ये पूछना चाह रहा है। मुर्गी का गोश्त ज्यादा इस्तेमाल होता है या अमूमी तौर पे होता है? तो उसमें अगर देखा जाए तो बेसिकली अगर हाई प्रोटीन के ऊपर जाते हैं तो वो तो गाय का है, यानी कि बड़े का गोश्त जो है ना। आप उसके लेवल पे आ जाते हैं तो बकरा उससे कम है, फिर चिकन उससे कम है। ठीक है, प्रोटीन की बात कर रहे हैं। प्रोटीन की बात कर रहे हैं। मैंने प्रोटीन से ताकत मिलती है ना जिस्म को आपको। डॉक्टर साहब फिर तो ये मरीज, ये लोग पे बहुत ज्यादा गोश्त खाने लग जाएंगे, ताकत ना बोले आप, प्रोटीन है बस। प्रोटीन की सही आपने तवज्जो दिलाई। मतलब ये है कि लेकिन उसमें गाय के गोश्त में फैट भी ज्यादा होता है, वो चिकनाहट बहुत ज्यादा, चिकनाहट ज्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल, कोलेस्ट्रॉल, ये सब ये वेरी कर। चिकन में इतना नहीं होता है। अच्छा, चिकन के इसीलिए व्हाइट मीट का डिफरेंस होता है। हाँ, चिकन के हवाले से इसमें जो चीज आई है कि चिकन के गोश्त के अंदर इतनी चिकनाहट तो यकीनन कम होती है, लेकिन देखने में ये आया है कि जो चिकन आजकल इस्तेमाल होता है मतलब आर्टिफिशियल होता है बेसिकली। ठीक है ना, वो मुख्तलिफ किस्म की फीड्स वगैरह और ऐसी चीजें इस्तेमाल कराई जाती हैं, उनको मतलब एक तरह से आर्टिफिशियली फुला दिया, पूरा ग्रो करवाया जाता है, ग्रो करवा दिया जाता है। मतलब 2 महीने के अंदर वो जो है ना वो डेवलप हो जाता है, जानवर तैयार हो जाता है और फिर आप उसको हलाल कर देते हैं। तो आप उसमें भी एहतियात करनी चाहिए कि उसके अपने आफ्टर इफेक्ट, साइड इफेक्ट की डॉक्टर साहब अपने साइड इफेक्ट्स हैं। किस तरह का चिकन? हर चिकन के नहीं, हर चिकन के नहीं, हर चिकन के नहीं है। ठीक है ना, इसको भी पूरा अपना टॉपिक, ये एक पूरा टॉपिक है। इंशाल्लाह किसी और वक्त पे हम इसको उठा के रखते हैं कि इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि जो बकरा ईद के हवाले से जो गोश्त इस्तेमाल किया जाता है उसमें जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और जिनको आई हैं उनको हमने कुछ जवाब देने की कोशिश की है। आखिर में कुछ बड़ी बीमारियां, छोटी बीमारियां जो शुरू होती है इन्हीं दिनों से फिर बड़ी बीमारियों तक चले आते हैं, उस पर तवज्जो दिलाते हैं। देखिए, इसमें जो मेन जो प्रॉब्लम इन दिनों में आती है ना वो तो यही आती है कि कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी वगैरह जो है ना, मेन प्रॉब्लम तो यही आती है। जो खतरनाक बीमारियां हैं, इसके बाद उनके लिए प्रॉब्लम होती है जो ऑलरेडी इन बीमारियों में मुब्तला हो। डॉक्टर साहब वो भी कहीं ना कहीं से तो शुरू होती है ना बीमारी। नहीं, वो तो अगर बीमारी में मुब्तला है तो उनके लिए डेंजरस सिचुएशन, उनके लिए भी डेंजरस, और जो अभी सेहत याब हैं जी तो उनको एहतियात इस अभी से शुरू करनी। वो एहतियात यूं करें कि अपने प्रॉपर तरीके से मालिश के साथ मशवरा करके प्रॉपर चेकअप करवाएं, कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं उसको लिपिड प्रोफाइल, यूरिक एसिड ये मॉनिटर करवा लें, मॉनिटर करवाते रहें इनका। जैसे अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हर सही पेट का कुफले मदीना में पूरे टेस्ट वगैरह भी लिखे हुए। बिल्कुल, उसके अंदर आप उसको अगर वो 5-6 टेस्ट हैं उसको रूटीन में इस्तेमाल चेक करवाते रहेंगे तो काफी हद तक आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फायदा होगा। और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज की जो हमने डिस्कशन की है उसमें हमने गोश्त के हवाले से बात की है कि किस हद तक इंसान को खाना चाहिए हम लोगों को, और उससे हमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगले सिलसिले के अंदर कोई और ज़रा सा यूनिक सा टॉपिक लेकर आएँ आपके लिए, जिसमें हम आपको कुछ बेहतर तरीके से बात कर सकें, उसके अंदर और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमको हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर, मरीजों गमज़दों आफत नसीबों पर